नमस्कार साथियों, महिंद्रा जियो क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है। हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान का भूगोल और राजस्थान के सामान्य परिचय के बाद हमने शुरू किया था राजस्थान के भौतिक प्रदेश। और उससे पहले हमने जाना कि इसके चार भाग कौन कौन से हैं। पहला पश्चिमी मरुस्थल, दूसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इन चार क्षेत्रों के बारे में हमने पढ़ा और इनका कितना प्रतिशत और कौन सा कितना बड़ा है और जनसंख्या में सबसे ज़्यादा कौन सा हिस्सा रखता है। इसके बाद में हम पढ़ने जा रहे हैं आज इसका सबसे बड़ा भाग पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। लेकिन उससे पहले हमें ये भी जान लेना जरूरी है कि इसके उत्पत्ति क्रम में क्या रहेगा। उत्पत्ति के अनुसार इसमें से सबसे पहले कौन सा बना और उसके बाद कौन सा बना और लास्ट में कौन सा बना। तो बता दूं कि अरावली विश्व के अंदर प्राचीनतम जो पर्वतमालाएं हैं उनमें से एक है। इसका मतलब अरावली सबसे पहले बनी। अरावली प्रदेश ये सबसे पुराना है, अरावली पर्वतीय प्रदेश। इसके बाद बना कौन सा, पर्वत के बाद पठार बनते हैं, तो अरावली पर्वतीय प्रदेश के बाद बना दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, ये बनता है। इसके बाद जो एक गर्त बनता है टेथिस सागर के मलबे के एक साइड ऊपर और दूसरे साइड नीचे धंसने से वहां नदियों के द्वारा जो तलछट जमा दिए जाते हैं, एक मैदान बनता है, यानी पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदान के बाद में अंत में जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थल है प्लीस्टोसीन काल के अंदर बनता है, यानी अंत में बनेगा कौन सा, पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश। यह उत्पत्ति क्रम रहेगी। यदि किसी कभी टिपिकल लैंग्वेज के अंदर हार्ड यदि पूछ लिया जाता है, इसका आरोही अवरोही क्रम भी हम निकाल सकते हैं कि जो सबसे पुराना है उसके बाद अरावली के बाद दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, बाद उसके पूर्वी मैदान, और जो सबसे नया बना हुआ है वो कौन सा, पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश बना हुआ है। इसके साथ साथ एक चीज हमें और देख लेनी चाहिए, वो ये कि ये अवशेष किस चीज के हैं, ये अवशेष किसके रहेंगे। क्या ये टेथिस सागर के अवशेष हैं या अंगारा लैंड के या गोंडवाना लैंड के। हमने पढ़ा था कि गोंडवाना लैंड के बीच में और अंगारा लैंड के बीच में टेथिस सागर था, और जैसे ही जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी यानी गोंडवाना लैंड ऊपर बढ़ता है तो टेथिस सागर का मलबा ऊपर उठ करके एक साइड में हिमालय बनता है, दूसरी ओर खड्डा बनता है, गर्त बनता है, जिसमें ही मैदानी क्षेत्र नदियों के द्वारा भर करके बनाया जाता है। इसका मतलब पूरे भारत के अंदर, भला वो राजस्थान क्यों ना हो, हमारे पास टेथिस सागर और गोंडवाना लैंड के अलावा कोई और क्षेत्र नहीं था, यानी अंगारा लैंड का इसके अंदर कोई भी हिस्सा नहीं था। जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश है, ये जो गर्त बना था टेथिस सागर से, उस गर्त के अंदर भर भर के यहाँ पर कभी टेथिस सागर था, उसके बाद इसके अंदर मरुस्थल बन गया, यानी ये किसका अवशेष है, टेथिस सागर, टी से लिख सकते हैं। इसके बाद जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है ये भी नदियों से भर भर के बनाया गया था, और यहां पर भी क्या था, टेथिस सागर का एक गर्त था, जिसके अंदर अब मैदानी प्रदेश बन गया है नदियों के द्वारा भरने से। ये भी किससे, टेथिस सागर का ही अवशेष है, इसको भी हम टी से लिख सकते हैं। अब जो एक तो पर्वतीय और एक पठारी क्षेत्र बच गया, ये किसके हिस्से माने जा सकते हैं। जो अरावली प्राचीनतम प्रदेश है, इसे हम गोंडवाना लैंड का हिस्सा कहेंगे, इसे हम जी से डिनोट कर सकते हैं, गोंडवाना लैंड। और जो दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र है यह भी किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, इसे भी हम जी से लिख सकते हैं। ये थे इसके उत्पत्ति क्रम, और यहां पर हमने देखा कि ये अवशेष किसके रहेंगे। तो इन अवशेष को जो दो पर्वतीय प्रदेश है, एक तो दक्षिणी पूर्वी पठारी और दूसरा कौन सा, अरावली क्षेत्र, ये दोनों जो पर्वतीय क्षेत्र या पठारी क्षेत्र है ये किसके रहेंगे, गोंडवाना लैंड के। बाकी रहेंगे किसके, टेथिस सागर के। अब बढ़ते हैं हम आज के हमारे मुख्य मुद्दे के ऊपर, जो कि उत्तर पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश है। राजस्थान के भौतिक प्रदेश में उत्तर पश्चिमी मरुस्थल, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। हाँ जी, पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश पढ़ने जा रहे हैं। ये प्रदेश हमने देखा था कि इसकी जो पश्चिमी सीमा बनाएगा वो बनाएगा
अरावली प्रदेश। कौन सा? अरावली प्रदेश। इसकी जो पश्चिमी सीमा है यहाँ पर अरावली क्षेत्र आ गया। ये पश्चिमी सीमा कौन बनाता है? इस उत्तर पश्चिमी मरुस्थल की कौन बनाएगा? अरावली। अब जो ये सीमा रेखा बन रही है अरावली के साथ है, ये एक वर्षा रेखा है जिसे 50 सेमी की वर्षा रेखा कहा जाता है। वर्षा रेखा 50 सेमी की वर्षा रेखा कहते हैं। और इसको जो पश्चिमी मरुस्थल के भी दो हिस्से बनते हैं, ये हिस्से बनते हैं किस रूप में? 25 सेमी वर्षा रेखा। कौन सी? 25 सेमी वर्षा रेखा के माध्यम से ये दो भागों में बंटता है। कौन? पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश। तो हम कह सकते हैं कि जो मरुस्थल प्रदेश है इसे दो हिस्सों में कौन बांटता है? इसे बांटता है दो हिस्सों में 25 सेमी वर्षा रेखा। और यह कह सकते हैं कि जो पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश है ये राजस्थान से या अरावली से किस रेखा के द्वारा अलग होता है? तो वो है 50 सेमी की समवर्षा रेखा। अब हम इस जो 25 सेमी रेखा वर्षा रेखा से पश्चिम का हिस्सा है इसे कह देते हैं पश्चिमी शुष्क प्रदेश। और 25 सेमी वर्षा रेखा और 50 सेमी वर्षा रेखा इसे माना जाता है पश्चिमी अर्ध शुष्क प्रदेश। हम पढ़ रहे हैं पहले शुष्क प्रदेश के बारे में। इस शुष्क प्रदेश को पश्चिमी जो मरु प्रदेश है इसे रुक्ष प्रदेश कहा था। किसने? ईश्वरी प्रसाद ने। रुक्ष प्रदेश किसने कहा? ईश्वरी प्रसाद। ईश्वरी प्रसाद ने इसे रुक्ष प्रदेश कहा था। रुई चुगते हैं अपने गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर रुई, रुक्ष प्रदेश। ई से ईश्वरीय प्रसाद। रुक्ष प्रदेश कहा इसे। इस प्रदेश की जो ढाल है वो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम पाई जाती है। इसकी विशेषताओं में हम पढ़ रहे हैं ढाल उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम। यानी इस पूरे प्रदेश की जो ढाल रहेगी एक तो उत्तर से दक्षिण रहेगी और दूसरा पूर्व से पश्चिम की ओर इसकी ढाल पाई जाएगी। इसके साथ साथ जो इसकी लंबाई है और चौड़ाई रहेगी, जो इसकी लंबाई है वो है 640 किमी और चौड़ाई लगभग कितनी है? 300 किमी। यानी हम दूसरी विशेषता इसकी पढ़ सकते हैं, लंबाई इस प्रदेश की जो लंबाई है वो 640 किमी औसतन, व जो चौड़ाई है वो लगभग 300 किमी तक हम इसको पढ़ते हैं। इसके साथ साथ इसका जो निर्माण है पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश का वो माना जाता है कि ये समुद्र, यहाँ पर पहले टेथिस सागर था और उसके बाद जैसे जैसे टेथिस सागर अपगमन यानी पीछे चला गया उसके द्वारा निर्माण हुआ था। यानी समुद्रों के अपगमन से इसका निर्माण होता है। टेथिस सागर के अपगमन से, समुद्र के अपगमन भरने या पीछे लौटने, जिसका अर्थ है लौटने से इसका निर्माण हुआ। और ये जो बात है कि समुद्र के अपगमन से पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश बना है, ये एक आदमी था ब्लैंडफोर्ड। ये बात है ब्लैंडफोर्ड ने कही थी कि समुद्र के अपगमन से इससे पश्चिमी प्रदेश का क्या होता है? निर्माण होता है। जो थार का मरुस्थल है इसे थार का मरुस्थल भी कहते हैं। थार का जो कुल मरुस्थल है उसका कितना है? 62%। थार के मरुस्थल का, जो भारत में थार का मरुस्थल है, भारत पाकिस्तान में थार के मरुस्थल का लगभग 62% क्षेत्रफल
राजस्थान में है। किस में है? राजस्थान में है। अगर बात करें राजस्थान के कुल क्षेत्रफल की, राजस्थान के हमने पढ़ा भी था कि कुल क्षेत्र का ये कितना है, 61% है। 61% हिस्सा रखता है कौन? पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश। और इसके साथ साथ ये जो पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश है ये कुल 12 जिलों और 4 संभागों तक फैला हुआ है। ये पूरा क्षेत्र कितने? 12 जिलों व 4 संभागों में फैला है। 12 जिले कौन कौन से और 4 संभाग कौन कौन से? बहुत आसानी से हम देख सकते हैं। एक इसके अंदर पूरा का पूरा बीकानेर संभाग है, यानी बीकानेर के गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर 4 जिले। और उसके साथ साथ इसके अंदर अजमेर जो संभाग है, अजमेर संभाग का जिला एकमात्र नागौर है, यानी एक ही जिला है। जयपुर जो संभाग है, जयपुर खुद नहीं है लेकिन जो सीकर और झुंझुनू जो 2 जिले हैं वो इस पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र के अंदर गिने जाते हैं। और इसके साथ साथ जो जोधपुर संभाग है, जोधपुर के इसके अंदर 5 जिले शामिल किए जाएंगे। कितने? 5 जिले। छोड़ा कौन सा जाएगा? एकमात्र सिरोही। जोधपुर खुद आ गया, जोधपुर के साथ साथ जैसलमेर आ गया, जैसलमेर के बाद यहाँ पाली आ गया, पाली के बाद यहाँ बाड़मेर आ गया और एक खुद कौन सा? जालोर आ गया। सिरोही इसके अंदर शामिल नहीं है, सिरोही शामिल हो जाएगा पर्वतीय प्रदेश के अंदर। तो यहाँ पर हमने बीकानेर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर ये 4 संभाग पढ़े और चारों एक 5, 5 और 2 7 और 5 12 कुल जिले पढ़े। 12 क्या पढ़े हमने? जिले पढ़े। सिरोही के अंदर सिरोही को काउंट नहीं करेंगे, अजमेर को भी काउंट नहीं करेंगे, अजमेर का नागौर काउंट करेंगे। ये बात थी किसकी? इसकी सामान्य विशेषताओं की। इसके बाद आपको बता दूं कि पूरे विश्व के जितने भी मरुस्थल है वहां उनमें से सर्वाधिक जो जैव विविधता है, सर्वाधिक जैव विविधता इसी मरुस्थल में पाई जाती है। और अंतिम इसकी विशेषता के रूप में जो सहारा मरुस्थल है उसी का एक हिस्सा है ग्रेट पोलियो आर्कटिक मरुस्थल, उसी से इसका निर्माण माना जाता है। का ही एक भाग कौन है? एक भाग थार का मरुस्थल है, मरुस्थल है, उसी का एक हिस्सा माना जाता है। यानी सहारा मरुस्थल का ही कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ अवशेष इसे माना जाएगा। अब पढ़ते हैं हम इसके 2 हिस्सों के बारे में। एक शुष्क प्रदेश है, एक अर्ध शुष्क प्रदेश है। दोनों को बांटने वाली जो रेखा है वो कौन सी है? 25 सेमी की वर्षा समवर्षा रेखा जो इसको बांटती है। जी हाँ, जो शुष्क प्रदेश हम पढ़ने जा रहे हैं इसके 2 हिस्से बनेंगे। एक तो बनेगा शुष्क प्रदेश, एक हमने पढ़ा अर्ध शुष्क। अर्ध शुष्क के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। जो शुष्क प्रदेश हम पढ़ने जा रहे हैं, मान लीजिए इस ओर का ये शुष्क प्रदेश है, 25 सेमी वर्षा रेखा के उस ओर का ये क्षेत्र है। इसके 2 हिस्से बनते हैं। एक तो बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र और एक बालू का स्तूप से मुक्त क्षेत्र। स्तूप मुक्त क्षेत्र, जो बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र है इसके हिस्सेदारी यानी जहां पर बड़े बड़े टीले पाए जाएंगे उसकी हिस्सेदारी रहेगी 58.5%। और जो बच गया शेष यानी इसी से शुष्क प्रदेश का हिस्से की बात कर रहा हूं मैं, 41.5% ये बच गया किसके अंदर? बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। जो बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र है यानी जहां पर क्या पाए जाएंगे? बालू का स्तूप। इन्हें स्थानीय भाषा में धोरे भी कहते हैं, इन्हें टीले भी कहते हैं,
जैसलमेर में इन्हें धरियन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धरियन भी कहा जाता है। यानी जैसलमेर, बाड़मेर, इन क्षेत्रों के अंदर अत्यधिक बड़े बड़े टीले पाए जाते हैं, रेत से निर्मित धरियन पाए जाते हैं, धोरे पाए जाते हैं, जिसे कहा जाता है बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र। और जहां पर बालू का टीले नहीं पाए जाएंगे उसे कहा जाएगा बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। अब हम बात करते हैं एक बार उन क्षेत्रों की या उन बालू का स्तूप के प्रकारों की जो इस क्षेत्र में बनते हैं। जी, बालू का स्तूप बनेंगे, अलग अलग प्रकार के, विभिन्न प्रकार के बालू का स्तूप होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले मैं जिक्र करूं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। बालू का स्तूप जो अनुप्रस्थ होंगे इन्हीं को समकोणीय भी, समकोण पे भी कहते हैं, क्योंकि अनुप्रस्थ का मतलब होता है समकोण पर काटना, समकोणिक, समकोणिक बालू का स्तूप भी कहेंगे। और जो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप हैं ये पाए जाएंगे रावतसर, सूरतगढ़, रावतसर, सूरतगढ़, इसके साथ साथ चूरू, चूरू के साथ साथ ये पाए जाएंगे झुंझुनू के अंदर भी, और झुंझुनू, इसके अंदर अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाएंगे। दूसरा रहेगा अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। इन्हें अनुदैर्ध्य को रेखीय भी कहते हैं, इन्हें सीफ भी कहा जाता है, सीफ। अनुदैर्ध्य, रे से रेखीय, रेखीय से सीफ। और इनके जो क्षेत्र पाए जाएंगे ये एक रेखा के अंदर पाए जाएंगे, और इनके जो क्षेत्र हैं वो है जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर। ये सबसे बड़े बड़े बाड़मेर, ये बड़े जो टीले हैं, जो धोरे हैं, उन्हें कहेंगे अनुदैर्ध्य। ये रेखीय होते हैं, रेखीय, और इन्हें सीफ कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं बरखान की। बरखान, खान ने क्या किया, ट्रिक के माध्यम से पढ़े। बरखान यानी खान ने क्या किया कि जुतियां ली, कौन सी? अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार। किसने? खान ने जुतियां ली, जुती ली, इसे जुतीनुमा भी कहते हैं, अर्धचंद्राकार भी कहते हैं। खान ने क्या किया कि अर्धचंद्राकार जुती ली, और जुती लेकर के वो जाने लगा कहां पर? चूरू। चूरू जाना था, लेकिन चूरू जाने से पहले उसे कहां जाना पड़ेगा? इधर से चलेंगे तो सूरतगढ़ जाएगा वो, सूरतगढ़। सूरतगढ़ के बाद वो चला गया कहां पर? लूणकरणसर, लूणकरणसर, जहां पर लूण ही लूण था, लूण से होगी उसकी जुतियां खराब, तो खराब होने के बाद उसे जाना पड़ा कहां पर? जुतियां नहीं ली, ओसियां की, यानी जोधपुर की फेमस थी। ओसिया में ये बरखान अर्धचंद्राकार जुतीनुमा पाए जाते हैं। ओसियां, सूरतगढ़, लूणकरणसर, ओसियां के बाद वो चला गया कहां पर? बाड़मेर। ये क्षेत्र थे किसके? बरखान अर्धचंद्राकार के। चौथे नंबर पर हम पढ़ेंगे परवल्लिक, पैराबोलिक। इन्हें परवल्लिक, परवल्लिक या पैराबोलिक, इन्हें महिलाओं की जो हेयर पिन होती है, हेयर पिन जैसा भी कहा जाता है, हेयर पिन जैसे, जैसी आकृति। और ये कहीं ना कहीं वनस्पति की वजह से, वनस्पति के चारों ओर आकृति की वजह से बनता है। इसके बाद बनेगा स्टार शेप के अंदर तारानुमा, तारानुमा।
तारानुमा स्टार में दो आएंगे गढ़, दोनों गढ़ों के सर पर यानी सूरतगढ़ और अनूपगढ़, दो गढ़ों के सर पर जैतसर स्टार चमकेगा और रावतसर, यानी रावतसर जैतसर, दो गढ़ सूरतगढ़ अनूपगढ़, इसके अंदर स्टार शेप का तारानुमा आकृति रहेगा। इसके बाद बात करेंगे नेबखा, इसे कहते हैं नेबखा। वनस्पति के जब एक और जमने से, रेत के जमने से टीला बनेगा, धोरा बनेगा, नेबखा वनस्पति के एक और जमने से निर्मित। इसके बाद हम पढ़ेंगे शब्र का फीज। शब्र का फीज यानी जो अवरोधी टीले बनते हैं रस्तों में और में, अवरोधी जो वनस्पति वगैरह की आड़ से अवरोधी टीले बनते हैं उन्हें कहा जाता है शब्र का फीज, अवरोधी टीले रहेंगे। इसके बाद बात करेंगे नेटवर्क, बालू का स्तूप। नेटवर्क जो हरियाणा और राजस्थान की सीमा का नेटवर्क बनता है, वहां पर हरियाणा की सीमा के साथ जो बनता है, और उसके बाद बचता है उर्मिका, लास्ट उर्मिका। इसे रिपल भी कहा जाता है। हम देखते हैं कई बार कि नहर के अंदर पानी चला जाता है तो एक लहर नुमा मिट्टी की आकृति बनती है, हवाओं के चलने से जो एक लहरदार आकृति बनती है मिट्टी की, उसे कहते हैं उर्मिका और रिपल। लहरदार आकृति के टीले उन्हें कहा जाता है उर्मिका अथवा रिपल। ये थे बालू का स्तूप। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि 4 प्रकार के हम स्तूप भी पढ़ते हैं, जिसकी चर्चा अभी कर लेते हैं जी। एक होता है, 4 प्रकार में पढ़ेंगे ईर्ग। एक होगा ईर्ग, ये होता है पूरा रेतीला मरुस्थल। इसके साथ साथ रेग, ये होगा पथरीला मरुस्थल, रेग कहेंगे। हममादा, ये क्या होता है? ये चट्टानी मरुस्थल होता है, चट्टानी मरुस्थल को क्या कहते हैं? हममादा कहेंगे। और एक आकृति बनती है इंसेलबर्ग, क्या बनती है? इंसेलबर्ग। जब चारों ओर रेत ही रेत उड़ जाए और बीच में से एक पत्थरनुमा खड़ी आकृति बचे, उसे कहते हैं, जैसे चारों ओर रेत ही रेत और ये एक खड़ी आकृति बच गई अपर्दन से, चारों ओर अपर्दन हुआ और एक खड़ी आकृति चट्टान या द्वीप बच जाए, रेत के बीच में खड़ा द्वीपनुमा आकृति को क्या कहेंगे? इंसेलबर्ग कहते हैं। ये बात थी किसकी? ये बात थी बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र की। बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र जो कि कितना था? 58.5% था। अब बात करेंगे अपने बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र की। जी हाँ, हमने पढ़ा शुष्क प्रदेश, उसका एक हिस्सा पढ़ा हमने अभी बालू का स्तूप युक्त, जिसके अंदर हमने विभिन्न बालू का स्तूप पढ़े। और दूसरा इसका भाग रहेगा, वो रहेगा बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, जहां पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते। और अधिकतर इसके अंदर जैसलमेर के जो क्षेत्र हैं उत्तरी पश्चिमी, वहां के क्षेत्र आ जाते हैं जहां पर रेत ही रेत है, लेकिन क्या है? दोरे नहीं है, टीले नहीं है। ये अवसादी सेलों से निर्मित हैं। इनकी विशेषताओं में जो ये क्षेत्र है अवसादी सेलों
से निर्मित, से निर्मित। और ये अवसादी सेलें टर्सरी काल से प्लीस्टोसीन, तृतीयक काल से प्लीस्टोसीन काल तक की चट्टानें हैं, अवसादी सेलों से निर्मित है, जो कि कब की है? टर्सरी काल से प्लीस्टोसीन काल के बीच की है। यहाँ पर एक लाठी सीरीज क्षेत्र पाया जाता है जो कि बहुत फेमस है। कौन सा? लाठी सीरीज। ये क्या है? ये एक तरीके से मीठे पानी की पट्टी है, भूगर्भीय मीठे पानी की पट्टी, मीठे जल की पट्टी पाई जाती है, जिसे लाठी सीरीज क्षेत्र कहा जाता है। इस भूगर्भीय जलीय पट्टी की जो खोज की थी वो काजरी, जो कि जोधपुर के अंदर स्थापित है, उसके वैज्ञानिकों ने 2007 में की थी। कब? 2007 में खोज की। और किसने की? काजरी के वैज्ञानिकों ने, काजरी के वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की थी। कोई किसकी? लाठी सीरीज का जो क्षेत्र है, यहाँ पर विभिन्न घासें पाई जाती है, क्योंकि ये नमी से युक्त क्षेत्र है, मीठे जल का, नीचे से जल का अवशेष ऊपर निकलता है, इसलिए यहाँ पर विभिन्न घासें पाई जाती है, जैसे कि सेवण घास यहाँ पर पाई जाती है, घासें, सेवण, धामण, सेवण, धामण, और इसके साथ साथ में मुरड़, करड़, ऐसी घासें, मुरड़, करड़, अंजन आदि ऐसी क्या पाई जाती है? यहाँ पर विभिन्न घासें पाई जाती है, जिसके अंदर जीव भी पाए जाते हैं। इसके साथ साथ आकलवुड एक फॉसिल पार्क है, वो भी इसी बालूका स्तूप मुक्त क्षेत्र के अंदर पाया जाएगा। आकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ पाया जाएगा? इसी लाठी सीरीज क्षेत्र के पास बालूका स्तूप मुक्त क्षेत्रों में ये पाया जाएगा। यहाँ पर थार का गढ़ा कहा जाने वाला चांदन नलकूप भी है। इसी क्षेत्र में चांदन नलकूप, इसे थार का गढ़ा कहते हैं, थार का घड़ा कहा जाने वाला चांदन नलकूप भी यहाँ पर क्या है? पाया जाता है, चांदन नलकूप। इसके साथ साथ सम नामक एक गांव है जो पूर्णतः वनस्पति रहित है। कौन सा? सम। सम जो है ये पूर्णतः वनस्पति रहित है, वनस्पति, किसी प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती, इसलिए पर्यटन के दृष्टिकोण से इस क्षेत्र में लोग अक्सर घूमने जाते हैं। रातें यहाँ पर अत्यधिक ठंडी रहती है, क्योंकि ठंडी रेत पाई जाएगी। यहाँ पर अस्थायी झीलें पाई जाती है, जिन्हें क्या कहा जाता है? पलाया झील। इसके साथ साथ यहाँ पर पलाया नामक अस्थायी झीलें पाई जाती है। जो अस्थायी झीलें बनती है थोड़ी बहुत वर्षा के कारण, उसे क्या कहते हैं? उसे पलाया कहा जाता है। ये थी बातें किसकी? बालूका स्तूप मुक्त क्षेत्र की। इसके साथ साथ कुछ दलदली क्षेत्र भी पाए जाते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में रन कहा जाता है। दलदली क्षेत्र, इन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहा जाएगा? रन कहा जाएगा। रन, विभिन्न रन पाए जाएंगे, जैसे कि इसके अंदर बाप क्षेत्र पाया जाएगा, बाप रन पाया जाएगा। रन कहां पर है? बाप रन, ये है जोधपुर में। कनौड़, बाकरी और ब्रह्मसर, ये कहाँ पाए जाएंगे? ये पाए जाएंगे जैसलमेर में, जैसलमेर।
कनौड़, बाकरी और ब्रह्मसर कहाँ पाए जाएंगे? ये जैसलमेर के अंदर थोब पाया जाएगा, बाड़मेर के अंदर थोब, बाड़मेर, और इसके साथ साथ जो शेखावटी क्षेत्र है इसके अंदर डीडवाना रन, डीडवाना रन जो है ये कहाँ पाया जाएगा? शेखावटी के अंदर पाया जाएगा। रन क्या होते हैं? ये दलदली क्षेत्र होते हैं जो कि विभिन्न स्थानों पर पाए जाएंगे। दलदली क्षेत्र बापरन होगा जोधपुर में, कनौड़, भाकरी और ब्रह्मसर ये हैं जैसलमेर में, थोब, बैसे, बाड़मेर और डीडवाना ये कहाँ पर है? ये शेखावटी का क्या है? दलदली क्षेत्र है। इसके साथ साथ इस मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर कुछ जल संग्रहण की पत्तियां पाई जाती है। जो पुराने समय के अंदर जल को संग्रहित किया जाता था उसे कहते हैं जल संरक्षण की पत्तियां, जल संरक्षण की पत्तियां ये पाई जाएगी। विभिन्न नामों से जल संग्रहित किया जाता था, जैसे कि इसके अंदर नेहड़, दो न से नेहड़ और नाड़ी, ये छोटे जलनुमा क्षेत्र थे। इसके साथ साथ दो ही इसके अंदर पाए जाएंगे, ट से टोबा और टांका, टांका, टोबा, टोआ कहते थे अपने बागड़ी भाषा में, टोआ, टो खोद लेवा, टांका उसी का एक थोड़ा सा बड़ा रूप टांका जिसके अंदर जल संग्रहित किया जाए। उसके साथ साथ कुई या बेरी भी, बावड़ी तो हम पढ़ते हैं, बावड़ियाँ, बावड़ी जल संग्रहित करने के लिए, और एक बेरी, इसे कुई भी, छोटी कुएं का छोटा रूप कुई या बेरी, दो दो के नाम से हैं, नेहड़ और नाड़ी। टांका ट से दो टोबा, नेहड़ और नाड़ी, दो ट से टांका, ट से टोबा, दो ही बै से बावड़ी और बै से बेरी। ये है जल संरक्षण की विभिन्न पत्तियां। अगर आपसे निम्न में से पश्चिमी राजस्थान में कौन सी जल संग्रहण की पत्ती नहीं है, जल संरक्षण की पत्ती नहीं है, तो उसके अंदर जो अगर तालाब आ जाए और तीन ऑप्शन इसमें से हैं तो वो सही होंगे। तालाब इसके अंदर शामिल नहीं होता, तालाब इसके अंदर शामिल नहीं होता। तो जल संरक्षण की पत्तियां नेहड़, नाड़ी, टोबा, टांका, बावड़ी और बेरी, इनके द्वारा हम पढ़ेंगे। अब पढ़ने जा रहे हैं, केवल 2 मिनट की बात है, अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश, जो एक बार के लिए अपने देखते हैं। साथियों, जो अर्ध शुष्क क्षेत्र है, अर्ध शुष्क क्षेत्र यानी जो 25 सेमी जो वर्षा रेखा है वहां से लेकर के और 50 सेमी वर्षा रेखा के जो बीच का क्षेत्र है उसे कहते हैं अर्ध शुष्क क्षेत्र। इसके 4 भाग बनते हैं। पहला भाग बनेगा घग्गर प्रदेश, इसे पाट क्षेत्र भी कहते हैं। ये गंगानगर और जो हनुमानगढ़ है इसके लगभग 75% क्षेत्र पर ये फैला हुआ है, जहाँ से घग्गर नदी बहती थी उस क्षेत्र, ये एक मैदानी क्षेत्र है। इसके बाद अर्ध शुष्क क्षेत्र का दूसरा भाग है शेखावटी का जो आंतरिक क्षेत्र है, आंतरिक भाग की क्षेत्र है, यहाँ पर कांतली वगैरह नदियाँ भी बहती है, इसे आंतरिक प्रदेश कहते हैं शेखावटी का। ये भाग रहेगा अर्ध शुष्क क्षेत्र का, जहाँ पर जोहड़ जैसे क्षेत्र, पानी संग्रहण के क्षेत्र जोहड़ पाए जाते हैं। उसके बाद आएगी नागौर की क्षेत्र, नागौरी उच्च भूमि इसे कहेंगे। यहाँ पर नागौर में एक कुबड़ पट्टी पाई जाती है जो फ्लोराइड युक्त है, फ्लोराइड युक्त क्षेत्र, इसे क्या कहते हैं? कुबड़ पट्टी, कुबड़ पट्टी, क्योंकि यहाँ के पानी की वजह से रीढ़ की हड्डी टेढ़ी होने लगती है तो झुक के रहना पड़ता है, इसलिए इसे कहेंगे कुबड़ पट्टी। नागौरी कुबड़ पट्टी कहाँ है? नागौर। इसके बाद जो लास्ट में लूणी नदी के बहाव से बना जो क्षेत्र है, जालोर है, बाड़मेर है, इस क्षेत्र को लूणी बेसिन का क्षेत्र कहेंगे। यह रहेगा अर्ध शुष्क क्षेत्र का विभाजन। पहला कौन सा? घग्गर क्षेत्र, इसे पाट क्षेत्र भी कहते हैं। गंगानगर हनुमानगढ़ का 75% क्षेत्र इसके अंदर शामिल रहेगा। उसके बाद शेखावटी के आंतरिक क्षेत्र, यहाँ पर जोहड़
जैसी क्षेत्र रहेंगे जिसके अंदर पानी संग्रहित रहेगा। नागौरी उच्च भूमि जिसकी विशेषता रहेगी फ्लोराइड युक्त क्षेत्र। कुबड़ पट्टी, यहाँ पर हरे कबूतर भी पाए जाएंगे, हरे कबूतर का क्षेत्र। इसके बाद लूणी बेसिन, बाड़मेर, जालोर, जहां से लूणी नदी का बहाव क्षेत्र है, ये क्षेत्र रहेगा अर्ध शुष्क क्षेत्र में शामिल। अगर मैं बात करूं उच्चावच व शुष्कता के आधार पर इस पूरे मरु प्रदेश का विभाजन यदि हम करें, महान मरुस्थल ये पाकिस्तान सीमा के सारे, पाक सीमा के सहारे फैला क्षेत्र, इसे कहेंगे महान मरुस्थल। चट्टानी मरुस्थल, ये बीकानेर से बाड़मेर के बीच जो चट्टानी क्षेत्र है और रेतीला है, चट्टानी क्षेत्र है, इसे कहेंगे चट्टानी मरुस्थल। लघु मरुस्थल जो इन दोनों के बीच में रहेगा उसे कहेंगे लघु मरुस्थल। इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है उसे कहेंगे लघु मरुस्थल, यानी महान व चट्टानी के बीच का जो क्षेत्र है इसे क्या कहेंगे, लघु मरुस्थल कहेंगे। अर्ध शुष्क व चौथा भाग रहेगा पूरे मरुस्थल का, ये तीनों मरुस्थल के बीच में है, और ये अर्ध शुष्क, ये शुष्क के बीच में, ये अर्ध शुष्क घग्गर से लेकर के लूणी नदी, यानी हमने यहाँ पे घग्गर क्षेत्र और नीचे लूणी बेसिन पढ़ा, घग्गर से लेकर के लूणी का ये उच्चावच और शुष्कता के आधार पर विभाजन था। और हमने उससे पहले पढ़ा राजस्थान के भौतिक प्रदेश में उत्तर पश्चिमी प्रदेश का वर्षा के अनुसार विभाजन पड़ा, जो शुष्क और अर्ध शुष्क के अंदर बटा था। ये था आज का उत्तर पश्चिमी जो भौतिक प्रदेश है मरुस्थल प्रदेश, इसकी हमने विशेषताओं के बारे में पढ़ा। इन तथ्यों को आप बार बार देखना, पढ़ना और याद करने की कोशिश करना। और अंत में बता दूं कि एक जल संग्रहण की पत्ती है खड़ीन, जो कि जैसलमेर के अंदर अपनाई जाती है, और पालीवाल जो ब्राह्मण हैं उन्होंने ये नाम दिया कि जो खड़ी भूमि है, नम भूमि, खड़ी भूमि जिसके अंदर पानी संग्रहित रहता है उसे खड़ीन कहते हैं। तो खड़ीन पत्ती कहाँ की है, जैसलमेर की। किसने दी, पालीवाल ब्राह्मणों ने दी थी। ये था राजस्थान के मरुस्थल का भौतिक विभाजन। अगली क्लास में पढ़ते हैं अरावली के प्रदेशों को। तब तक के लिए गुड लक।